पांच के पंच में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 अहम और बड़ी खबरें। मैं आपको बताऊंगा बांकीपुर में क्या है बीजेपी की बड़ी तैयारी और राहुल गांधी किस तरीके से फंस गए हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे दिल्ली तक पहुंची भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज। मैं आपको बताऊंगी लालू यादव पर क्यों कसा कोर्ट का शिकंजा। मैं आपको बताऊंगी फैजल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के बारे में। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दिन अब ज्यादा नहीं रह गए, इसलिए बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। पहले घोषित कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा के नाम वापस लेने का ऐलान किया गया। पार्टी ने उनकी जगह नीरज सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधानसभा क्षेत्र रहा है, इसलिए इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भले ही वो इन दिनों दिल्ली में हैं, लेकिन चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग वहीं से कर रहे हैं। नितिन मंडल अध्यक्ष बूथ प्रभारियों और कोर टीम के नेताओं से फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में है। चुनावी फीडबैक के आधार पर रणनीति भी तय हो रही है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार को पूरी तरह माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर चलाने का फैसला किया है। किस नेता को किस वार्ड, मोहल्ले और किस समय प्रचार करना है, इसकी अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। उम्मीदवार के साथ रोड शो, जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा और स्थानीय बैठकों का पूरा कैलेंडर तैयार कर लिया गया है, ताकि प्रचार में कोई खाली जगह न रह जाए। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति अब बूथ प्रबंधन को मजबूत करना है। बांकीपुर विधानसभा के सभी 422 बूथों के लिए अलग अलग जिम्मेदार नेताओं की नियुक्ति की गई है। इसमें विधायक, सांसद, जिला और मंडल पदाधिकारी सहित संगठन के अनुभवी कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। हर प्रभारी को मतदान के दिन अपने बूथ पर अधिकतम समर्थकों को दोपहर तक मतदान केंद्र तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का मानना है कि अगर अपने पारंपरिक वोटरों का ज्यादा से ज्यादा मतदान कर लिया जाए तो उम्मीदवार बदलने से राजनीतिक चुनौती का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। उम्मीदवार बदलने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। युवा उम्मीदवार संगठन आधारित प्रचार, दिल्ली से सीधे चुनाव संचालन, वरिष्ठ नेताओं की सक्रिय भागीदारी और बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए पार्टी बांकीपुर में चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। भरत तिवारी के लिए इंसाफ की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। जंतर मंतर पर उनका पूरा परिवार डट गया है। भरत के भाई चंदन तिवारी का जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। करनी सेना और परशुराम सेना भी इस धरने में शामिल है। भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। भरत तिवारी के गांव वाले और परिवार वालों ने फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया। 17 जून को बिहार के आरा में हुए एनकाउंटर की चर्चा पूरे देश में है, जब भरत तिवारी को पुलिस ने गोली मार दी थी। पहले तो पुलिस ने कहा था कि भरत तिवारी ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी, लेकिन बाद में भरत तिवारी के फेसबुक लाइव का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अपनी पिस्टल पुलिस वालों के सामने फेंकते नजर आ रहे थे और इसी वीडियो के सामने आने के बाद से बवाल मच गया। बिहार में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जातिवादी संगठन भरत तिवारी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। हालांकि इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है, केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है। भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज दिल्ली तक कैसे पहुंची, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाती है। इंसाफ की मांग लेकर भरत तिवारी के परिवार वाले जंतर मंतर पर धरने पर बैठे और परिवार का आरोप है ये कोई पुलिस मुठभेड़ नहीं बल्कि एक सुनियोजित फर्जी एनकाउंटर था। परिवार वालों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पुलिसकर्मियों की फौरन गिरफ्तारी और सख्त एक्शन की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जंतर मंतर पर जुटे परिवार वालों और समर्थकों ने सरकार और जांच एजेंसियों से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। अब ये मामला सिर्फ एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और जांच एजेंसियां इन आरोपों पर क्या कदम उठाती हैं और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सच आखिर कब सामने आता है। इधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा का बयान अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मामले की जांच को आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने आयोग को पूरे मामले की जांच करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है और रिपोर्ट सौंपने का दायित्व सौंपा है। इधर विनोद सिन्हा ने साफ कहा है कि वो जल्द ही इसकी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। अब दिल्ली में जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाए जाते हैं। आईआरसीटीसी से जुड़े जमीन के बदले होटल आवंटन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं।
इस मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने 16 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि इस सुनवाई के दौरान अदालत आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करेगी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान कई दस्तावेज और वित्तीय लेन देन से जुड़े ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे गड़बड़ियों की पुष्टि होती है। वहीं ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अवैध लेन देन के जरिए अर्जित संपत्तियों का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी चार्जशीट में शामिल है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने उनसे उनकी संपत्तियों, कंपनियों और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई सवाल पूछे थे। 16 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अदालत के समक्ष सभी पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। अगर अदालत को आरोपों के समर्थन में सारे सबूत मिलते हैं तो मामले के आगे की न्यायिक प्रक्रिया तेज हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत में पेश हुए सबूतों, गवाहों और कानूनी दलीलों के आधार पर ही होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल लगातार इन आरोपों को राजनीति का हिस्सा बताता रहा है। पार्टी का कहना है कि विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर सीबीआई और ईडी का कहना है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से उपलब्ध सबूतों, कानून के अनुसार की जा रही है। इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजरें अब 16 जुलाई को होने वाली अदालत की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। फैजल खान यानी कि खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। खान सर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई यानी कि कल फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। शुक्रवार को जिला अदालत में जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण निर्णय नहीं हो सका। अब अदालत इस मामले में 13 जुलाई को अंतिम फैसला सुनाएगी। बता दें, खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को फैसले की उम्मीद थी, लेकिन जिला जज के उपलब्ध नहीं रहने के कारण आदेश को टाल दिया गया। अब इस मामले में 13 जुलाई यानी कि कल अदालत ये तय करेगी कि खान सर को जमानत मिलेगी या नहीं। इस फैसले पर न सिर्फ कानूनी हलकों बल्कि उनके समर्थकों और छात्रों की नजरें भी टिकी हुई है। पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में संचालित 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा अब कानूनी लड़ाई में बदल चुकी है। एक और हैं खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर, जबकि दूसरी ओर है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद। दोनों संस्थाओं के बीच छात्रों की संख्या, प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट और टॉपर के क्रेडिट को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट के आरोप सामने आ चुके हैं। अब इसी विवाद से जुड़े एक मामले में फैजल खान और उनके दोनों बॉडीगार्डों की जमानत याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब सभी की नजरें फैजल खान पर होने वाली कल की सुनवाई पर टिकी हुई है। कल साफ हो जाएगा कि फैजल खान जेल जाएंगे या नहीं। कांग्रेस पार्टी ने नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसे छात्रों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम छात्रों की गूंज की शुरुआत की थी। लेकिन बिहार कांग्रेस के अंदरूनी कलह के चलते पटना में होने वाले कार्यक्रम को टाल दिया गया। अब पटना की जगह ये कार्यक्रम देहरादून में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। दरअसल राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत प्रयागराज में 10 जुलाई को होनी थी, लेकिन उनकी यानी राहुल गांधी की विदेश यात्रा बढ़ाए जाने के कारण कार्यक्रम को टाल दिया गया है। अब उनके 12 तारीख की सुबह लौटने की बात कही जा रही है। इसी तरह पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार यूनिट में बढ़ती गुटबाजी और आंतरिक कलह के कारण 15 जुलाई को पटना में छात्रों के साथ होने वाले कार्यक्रम को भी टाल दिया गया है। अब ये कार्यक्रम 17 जुलाई को देहरादून में होगा और इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। सूत्र ने बताया कि पटना के कार्यक्रम को टालने का फैसला बिहार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की हालिया बैठक के बाद लिया गया है। इस बैठक में राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे, जहां प्रतिद्वंदी गुटों के बीच के मतभेद खुलकर सामने आए थे। संगठित दरार को बढ़ता देख पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल पटना के आयोजन को आगे बढ़ाने से इनकार किया। कांग्रेस इस मुहिम की साख को बनाए रखने के लिए देहरादून में पहला कार्यक्रम करने जा रही है, क्योंकि कोटा में इसकी शुरुआत को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।